उसके बाद भूरा ओझा को अपनी बाइक पर बिठाकर उसके घर छोड़ने निकल गया और श्यामदास अपनी जीप से वापस अपनी हवेली लौट गए। वह हवेली भी बड़ी ही शानदार थी। आसपास के गांवों में भी उतनी बड़ी हवेली किसी की नहीं थी। अंदर जाते ही सबसे पहले बड़ा सा बरामदा जहां तरह तरह के छोटे छोटे फूल पौधे लगे थे। फिर हवेली का मुख्य दरवाजा जिसके अंदर जाते ही मिलता था बड़ा सा हॉल जहां श्यामदास के पूर्वजों की तस्वीरें टंगी हुई थी। आज उस हवेली में बड़ा ही रोना पीटना मचा हुआ था, क्योंकि भानु गायब हो चुका था। श्यामदास की बीवी राधिका ने रो रोकर पूरा घर सर पर उठा लिया था। श्यामदास उसके पास पहुंचकर उसे समझाते हुए बोले, शांत हो जा भाग्यवान, क्यों इतना रो रही है। ओझा राघवन ने मुझे आश्वासन दे दिया है कि वे कल ही हमारे लड़के को प्रेत के चंगुल से बाहर निकाल लाएंगे। राधिका अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मतलब आपको अब भी यही लगता है कि यह सब एक प्रेत की कारस्तानी है? लगता है? क्या मतलब? तुम्हें लगता है कि यह प्रेत की कारस्तानी नहीं है? मुखिया जी ने त्योरियां चढ़ाकर पूछा। राधिका मुंह बनाकर बोली, मैं तो आपको इतना चालाक समझती थी, पर आप तो निरे भोले निकले। पिछले दिनों जितना कुछ हुआ है उससे ये साफ साफ पता चलता है कि भानु को किसी प्रेत ने नहीं बल्कि आपके ही बड़े लड़के सुशील ने गायब किया है। क्या? श्यामदास का मुंह खुला का खुला रह गया। तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो राधिका। भले ही तुम हमारी दूसरी पत्नी और सुशील की सौतेली माँ हो, लेकिन सुशील तुम्हारा बहुत सम्मान करता था और अपने सौतेले लेकिन छोटे भाई भानु की भी बहुत परवाह करता था। इस बात का साक्षी तो मैं खुद हूँ। मैं यह नहीं कह रही कि सुशील से मेरे या भानु के संबंध खराब थे, लेकिन रिश्तों में दरार तो तब से पड़ने लगी जब से सुशील की जिंदगी में वह लड़की आई, मोहिनी। मोहिनी का नाम सुनते ही श्यामदास के जेहन में पूरा घटनाक्रम किसी फिल्म की रील की तरह चलने लगा। अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद अकेलेपन से ग्रसित होकर श्यामदास ने दूसरी शादी रचा डाली। उस समय सुशील 4-5 साल का रहा होगा। श्यामदास को लगा कि उसे भी मां की कमी महसूस नहीं होगी, और हुआ भी ऐसा। राधिका ने कभी यह जाहिर नहीं होने दिया कि वह सुशील की सौतेली मां है। फिर शादी के 1 साल बाद भानु का जन्म हुआ। सुशील तो बहुत अधिक खुश था कि उसे उसका छोटा भाई मिल गया है। उसने पूरे गांव में खुद घर घर जाकर मिठाई बांटी थी। उसके बाद से पूरा परिवार खुशी खुशी रह रहा था। फिर सुशील के साथ साथ भानु भी स्कूल जाने लगा। सुशील जहां पढ़ने में शुरू से ही बहुत तेज था, वहीं भानु थोड़ा पढ़ने में बड़ा फिसड्डी साबित हुआ। उसका मन बस बाहर खेलने कूदने में ही लगता था, लेकिन पढ़ाई के नाम पर उसके हाथ पांव फूल जाते थे। सुशील ने भी उसे कई बार बैठाकर पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वह उठकर दोस्तों के साथ खेलने भाग जाया करता। फिर आया भानु की 5वीं और सुशील की 10वीं कक्षा का परिणाम एक साथ आया। जहां सुशील अपनी कक्षा में अव्वल आया था, वहीं भानु फेल हो गया था। उसके फेल होने पर श्यामदास ने उसे बहुत अधिक डांटा था और बड़े भाई का उदाहरण देकर कहा कि हीरा और कोयला दोनों गलती से एक ही घर में पैदा हो गए हैं। श्यामदास ने तो गुस्से में यह बात बोल दी, लेकिन भानु के बालमन पर इस बात का काफी गहरा प्रभाव पड़ा और वह अपनी पहली नाकामयाबी से उबरने के बजाय और अधिक हीन भावना का शिकार हो गया। वह और सुशील पहले आपस में बहुत खेलते थे, लेकिन अब वह सुशील से बेहद कटा कटा ही रहने लगा। उसकी दोस्ती गांव के ही कुछ अराजक तत्वों से हो गई, जिनका काम बस दिन भर मटर गश्ती करना हुआ करता था। श्यामदास और सुशील अपने अपने तरीके से उसे समझाने की कोशिश करते, लेकिन राधिका भी भानु की ही तरफ से बात करती। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। सुशील अब ग्रेजुएट हो चुका था और शहर में उसकी नौकरी लग चुकी थी। हालांकि श्यामदास चाहते थे कि सुशील घर में ही रहकर खेती बाड़ी में उनका हाथ बटाए, लेकिन जब बेटे ने शहर में नौकरी ले ली तो उन्हें भी घुटने टेकने ही पड़े। उन्हें लगा कि कारोबार की जिम्मेदारी भानु संभाल लेगा। दरअसल उनके पास कई बीघा जमीन और उस पर खेती करने वाले कई किसान थे। उन्होंने सोचा कि इतनी बड़ी जमीन की देखरेख करते हुए भानु भी आवारागर्दी छोड़कर जिम्मेदार हो जाएगा।
सब कुछ एकदम सामान्य तरीके से चल रहा था। सुशील दफ्तर के काम से कुछ दिनों के लिए वापस गांव आ गया। दरअसल उसकी कंपनी को गांव में बांध बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था और उसके लिए सुशील को इंचार्ज बनाकर भेजा गया था क्योंकि वह अपने गांव से अच्छी तरह वाकिफ था। अब उसे 3-4 महीने घर पर ही रहना था। श्याम दास इस खबर से बड़े खुश हुए, लेकिन भानु और राधिका को इतनी खुशी नहीं हुई। राधिका अब जब भी सुशील को देखती थी तो उसे अपने बेटे की नालायकी से कुढ़न होने लगती थी। भानु भी सुशील के आने के बाद से घर पर कम और अपने मवाली दोस्तों के साथ बाहर ज्यादा रहता था। सुशील को भी यह बातें महसूस होती थी, लेकिन वह कुछ कहता नहीं था। उसे लगता था कि एक न एक दिन सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन तभी गांव में उसकी मुलाकात हुई मोहिनी से। मोहिनी के माता पिता बढ़ाई का काम करते थे, लेकिन अपनी इकलौती संतान मोहिनी की पढ़ाई के मामले में उन्होंने बिल्कुल कोताही नहीं बरती थी। मोहिनी गांव से कुछ दूर पंडित रामचरण कॉलेज से बीएससी कर रही थी। सुशील के बातचीत करने के तरीके और मधुर स्वभाव से मोहिनी बेहद प्रभावित हुई थी और सुशील भी खुद को उसके प्रति आकर्षित होने से नहीं रोक पाया था। वह मोहिनी से कभी उसकी पढ़ाई में आई समस्याओं को हल करने और कभी किसी और बहाने से मिलता रहा। श्याम दास अपने कामों में इतना व्यस्त थे कि उन्हें उनके प्रेम प्रसंग के बारे में लेशमात्र भी अंदाजा नहीं हुआ। एक दिन भानु मोहिनी के कॉलेज के बाहर अपने आवारा दोस्तों के साथ आती जाती हर लड़की को छेड़ रहा था। उसके किसी दोस्त ने उसे मोहिनी और सुशील के बारे में बता दिया था। जैसे ही मोहिनी कॉलेज से बाहर निकली, भानु ने दूर से ही चिल्लाया, मेरे भाई की जीवन संगिनी बनने का सपना छोड़ दे। तुम नीची जाति वालों को मैं अच्छी तरह समझता हूँ। तुम लोग पैसों के लिए बड़े घर के लड़कों को फंसाती हो। कहानी जारी रहेगी।